आज की मूवी है लाइफ ऑफ पाई। मूवी शुरू होती है पाई पटेल नाम के एक इंसान से। इस कैरेक्टर को इरफान खान निभा रहे थे। उसके पास एक राइटर आता है जो पिछले 2 सालों से किताब लिख रहे थे, लेकिन अपनी लिखी हुई किसी भी स्टोरी को वो पसंद नहीं करते थे। उसे बेकार लगता था, इसीलिए वो एक जबरदस्त स्टोरी का खोज कर रहा था। तो पाई पटेल के मामा जी ने उसे पाई पटेल के पास भेजा था, ये बोलकर कि उनके पास एक जबरदस्त कहानी है जो तुम्हें जरूर पसंद आएगी और इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें ईश्वर पे विश्वास हो जाएगा। ये बात वो राइटर पाई पटेल यानी कि इरफान खान को आकर बताते हैं। तो इरफान खान बोलते हैं कि ये तो मुझे पता नहीं कि तुम्हें ईश्वर पर भरोसा होगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये कहानी बता सकता हूँ। वैसे भी मैंने रिचर्ड पार्कर के बारे में काफी सालों से बात नहीं की। अगले सीन में इरफान खान का बचपन का रूप दिखाया जाता है। उनका नाम होता है पिसिन पटेल, लेकिन बचपन में सारे बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, इसी वजह से अपना नाम चेंज करके पाई रख देते हैं। पाई बचपन में पौंडीचेरी में अपने फैमिली के साथ रहता था। उनका जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था, फिर भी ईश्वर में आस्था होने की वजह से पाई सारे धर्मों को मानता था। वो पूजा भी करता था, नमाज भी पढ़ता था और चर्च भी जाता था। पाई की माँ पाई को इसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी, लेकिन उसके पिताजी पाई को सपोर्ट नहीं करते थे। उनके लिए धर्म का मतलब अंधकार था। पाई के पिता के पास पौंडीचेरी में एक जू था जहाँ बहुत सारे जीव जंतु थे। उनमें एक रॉयल बंगाल टाइगर भी होता है जिसका नाम था रिचर्ड पार्कर। असल में रिचर्ड पार्कर उस शिकारी का नाम था जिसने उस टाइगर को पकड़ा था। पाई जब 12 साल का होता है तब वो अपने हाथ से एक मांस का टुकड़ा रिचर्ड पार्कर को खिलाना चाहता था। तभी उसके पिताजी वहां आते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। अब वो पाई को कुछ दूर खड़ा रख के रिचर्ड पार्कर के केज के बाहर एक बकरी को बांध देते हैं। रिचर्ड पार्कर उस बकरी को पकड़ के बहुत ही बेरहमी से खाने लगता है और दूर खड़ा रह के पाई ये सब कुछ देखता रहता है। ये सब देखकर रिचर्ड पार्कर के बारे में उसकी पूरी धारणा बदल जाती है। अगले सीन में पाई को दिखाया जाता है। अब वो 16 साल का हो चुका था और उसकी दोस्ती आनंदी नाम की एक लड़की के साथ होती है। वो उसे मन ही मन चाहने भी लगता है। तभी उसके पिताजी से उसे पता चलता है कि वो लोग पूरी फैमिली अब कनाडा शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों का जो जू था उसकी जमीन उनकी नहीं थी, लेकिन बाकी सारे जानवर उनके थे। तो पाई के पिताजी कहते हैं कि हम कनाडा जाएंगे और वहाँ सारे जानवर बेच देंगे और मुझे वहाँ कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगा। वो लोग शिप के थ्रू कनाडा जाने की सोच रहे थे, लेकिन पाई कनाडा नहीं जाना चाहता था। वो यहीं पर रहना चाहता था, लेकिन वो अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ था कि अपनी बात मनवा सके। इसीलिए कनाडा जाने से पहले वो आनंदी से मिलता है और सारी बातें बताता है। उसे बहुत दुख होता है। उसकी पूरी फैमिली शिप में बैठकर रवाना होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है शिप में पाई और उसकी माँ वेजिटेरियन होते हैं और बाकी सारे मेंबर नॉन वेजिटेरियन। तो उन दोनों को वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है खाने में, लेकिन वो किसी भी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। अब उनका शिप एक विशाल समंदर के बीचों बीच होता है। तब एक भयानक तूफान आता है। पाई डेक में था और उसकी बाकी फैमिली मेंबर अपने रूम में होते हैं। धीरे धीरे तूफान बहुत भयानक रूप ले लेता है और उनका शिप टूटकर डूब रहा होता है। सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। पाई भी अपनी फैमिली की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्रू मेंबर उसे एक सेफ्टी बोट में धकेल देता है और बोलता है कि जाओ, लेकिन पाई जाना नहीं चाहता था। वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहता था, लेकिन जब ही उस सेफ्टी बोट पर उतरता है तभी एक ज़ेब्रा उस बोट पे छलांग लगाता है और उसके कूदने की वजह से रस्सी टूट जाती है और वो बोट पानी में गिर जाता है और दिखाया जाता है कि उस बोट पे एक ज़ेब्रा और पाई होते हैं। तूफान और भी ज्यादा तेज होता है और पाई देखता है कि समुद्र में उसके बोट के पास कोई तैर रहा है। उसे लगता है कि वो कोई इंसान है, इसीलिए वो एक ट्यूब उसके पास फेंकता है कि उसकी मदद से वो बोट पे आ जाएगा। और जब वो चीज बोट पे आता है तो पाई देखता है कि वो और कोई नहीं रिचर्ड पार्कर है। उसे देखकर पाई डर जाता है और पानी में छलांग लगाता है, लेकिन पाई के पास अपनी जान बचाने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो उसे दोबारा बोट पे आना पड़ता है। लेकिन जब वो बोट पे आता है तो देखता है कि बोट पे रिचर्ड पार्कर नहीं था, बस वो ज़ेब्रा था और वो ज़ेब्रा भी और हिल नहीं पा रहा था।
क्योंकि उसका एक पैर टूट गया था। वो एक जगह लेटा हुआ था। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है और बोट के अंदर पानी भर चुका था, इसीलिए पाई बोट का पानी बाहर फेंक रहा होता है। तभी वहां से एक हाइना निकलकर आता है। दरअसल वो हाइना भी तूफान से बचने के लिए बोट के कवर के अंदर छुपा हुआ था। पाई उस हाइना को देख के ये कहता है कि शायद अभी तक नींद की दवाई का असर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जानवरों को जब समुद्र में कहीं और ले जाया जाता है तो उन्हें नींद की दवाई दी जाती है, क्योंकि समंदर में उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। धीरे धीरे हाइना की नींद टूटती है और पाई पर अटैक करने की कोशिश करता है। पाई बोट के कवर के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ पे एक डंडा भी होता है, जिससे वो खुद को बचाता है। अब वो देखता है कि कुछ ही दूर में एक ओरंगउटंग कुछ केलों के गड्ढे के ऊपर बैठकर पानी में तैर रहा होता है। वो पाई उसे भी बोट में उठा लेता है और बोट पे पाई, एक ज़ेब्रा, एक हाइना और एक ओरंगउटंग होते हैं। पाई सोच में पड़ जाता है कि बोट पे मेरे लिए और ओरंगउटंग के लिए खाना है, लेकिन हाइना के लिए नहीं है। तो रात में वो हाइना उस ज़ेब्रा को मार देता है और खाने लगता है। तो पाई को डर लगता है कि रात में वो हाइना उसे भी मार ना दे, इसीलिए वो रात में बोट के साइड में एक डंडे के ऊपर लटक कर रात गुजार लेता है। अगले दिन सुबह वो बोट पर कुछ डंडा और लाइफ सेवर इक्विपमेंट को जोड़कर एक तैरने वाला प्लेटफॉर्म बनाता है, ताकि वो बोट से दूर रहकर पानी में तैर सके। अब बोट पे हाइना और ओरंगउटंग होता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। पाई भी ओरंगउटंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में हाइना उस ओरंगउटंग को भी मार डालता है। पाई को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू निकालकर हाइना पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी रिचर्ड पार्कर बोट के अंदर से निकलता है और हाइना को मार डालता है। पाई ये देखकर चौंक जाता है और घबरा जाता है। रिचर्ड पाई के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई ने जो सेफ्टी प्लेटफॉर्म बनाया था उसे जल्दी से पानी में फेंक देता है और उसमें कूद जाता है। उस प्लेटफॉर्म को रस्सी के साथ बोट से बांध देता है। दरअसल रिचर्ड पार्कर बोट के कवर के अंदर छुपकर बैठा था। रात भर पाई उस प्लेटफॉर्म पे ही रहता है, लेकिन जब उसे भूख लगती है तब वो उस प्लेटफॉर्म में खड़े होके बोट से खाने के सामान निकालने की कोशिश करता है और फिर से रिचर्ड पार्कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है और पाई फिर से बोट से दूर चला जाता है। बोट के अंदर से पाई को कुछ जरूरी सामान मिलता है। उसमें एक मैनुअल भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आप समंदर में फंस जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए। एक मैप, एक डायरी, लिखने के लिए एक पेंसिल और एक एयर गन, ताकि जरूरत के समय इमरजेंसी सिग्नल दिया जा सके। ये सब उसे मिलता है। पाई को मैप मिलता है, लेकिन उसे मैप देखना नहीं आता था, इसीलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि तुमने मुझे बनाया है और तुम ही मेरा सब कुछ हो। अब तुम ही मुझे रास्ता भी दिखाओगे। पाई को धीरे धीरे समझ में आ जाता है अब समंदर का सफर बहुत लंबा होने वाला है, और ये भी समझ लेता है कि जो प्लेटफॉर्म उसने बनाया है वो ज्यादा देर तक पानी में नहीं टिकेगा। तो वो सोचता है कि रिचर्ड पार्कर को वो ट्रेन करेगा ताकि वो बोट पर जाकर रह सके, लेकिन उसकी पहली कोशिश नाकामयाब रही। अब बोट पे खाने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि रिचर्ड ज़ेब्रा, हाइना और ओरंगउटंग को खा चुका था, लेकिन उसको पीने के लिए पानी की कमी थी। तो पाई रिचर्ड को पानी पिलाता है और सीटी के जरिए उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड पार्कर का रवैया तब भी बहुत ही एग्रेसिव था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पाई अब मछली पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था अगर रिचर्ड पार्कर को खाना नहीं मिला तो वो उस पर हमला कर सकता है, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पा रहा था। और होता भी वही है। रिचर्ड बोट से पानी में कूद जाता है और मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मछली नहीं पकड़ पाता तो पाई की तरफ बढ़ने लगता है। तो पाई जल्दी से रस्सी खींचकर बोट के ऊपर आ जाता है और अपने प्लेटफॉर्म को भी बोट के ऊपर उठा लेता है, और रिचर्ड पार्कर पानी में तैरता रहता है। वो पाई की तरफ बहुत ही हेल्पलेस नजर से देख रहा होता है। तो पाई एक कुल्हाड़ी लेता है और रिचर्ड को मारने ही वाला होता है, तभी वो रुक जाता है और बोलने लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगले सीन में वो उस प्लेटफॉर्म को दोबारा पानी में फेंक देता है और पानी में एक लकड़ी का पीस फेंक देता है, जिसे पकड़कर रिचर्ड बोट के ऊपर आता है और पाई फिर से उस प्लेटफॉर्म में जाकर बैठता है। लेकिन प्रॉब्लम तब भी नहीं टलती है, क्योंकि रिचर्ड भूखा था और उसे खाना चाहिए था।
तो पाई एक मछली पकड़ता है और वो काफी बड़ी थी। वो उसे भगवान विष्णु का अवतार मानकर प्रणाम करता है और उसके बाद वो उसे मार देता है। उसके बाद वो बहुत रोने लगता है क्योंकि वो एक शाकाहारी था और वो किसी भी जीव हत्या के खिलाफ था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उस मछली को वो रिचर्ड पार्कर को दे देता है खाने के लिए। अब रात में एक बहुत बड़ी व्हेल मछली उसके बोट के पास छलांग लगाती है और उससे पाई का प्लेटफॉर्म टूट जाता है और उसका सारा खाना और सामान समंदर में डूब जाता है। अगली सुबह पाई बोट पे कुछ लेने के लिए आता है क्योंकि रिचर्ड पार्कर बोट के अंदर था। तभी रिचर्ड पार्कर उसकी आवाज सुनकर बोट से बाहर आता है और तभी एक मछली की झुंड वहां से गुजर रही होती है। इससे बहुत सारी मछलियां उनके बोट से आकर टकराती है और बोट पे बहुत सारी मछली जमा हो जाती है और एक बहुत बड़ी मछली भी आकर बोट पे गिरती है। उस बड़ी मछली को रिचर्ड पार्कर खाने के लिए पकड़ने जाता है, लेकिन पाई वो उसे छीन लेता है और बोलता है कि ये मेरा है। अब रिचर्ड पार्कर चुप हो जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि पाई शाकाहारी था, लेकिन उसके पास कोई खाना ना होने की वजह से वो मछली खाना शुरू कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके बाद से पाई रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करना शुरू कर देता है और इस बार पाई को कुछ हद तक सक्सेस मिल जाता है, लेकिन तब भी पाई बोट पर नहीं रहता था। तब एक दिन फिर से उन दोनों को एक और भयानक तूफान का सामना करना पड़ता है और इस तूफान में पाई का प्लेटफॉर्म पूरी तरह से टूट जाता है और पाई को बोट पे आना पड़ता है। लेकिन तब तक रिचर्ड पार्कर बहुत ही कमजोर पड़ता जा रहा था, इसीलिए वो उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पाई रिचर्ड पार्कर का सर अपने गोद के ऊपर रखता है और रोने लगता है। पाई उसे बोलता है कि रिचर्ड पार्कर, हम मर रहे हैं, लेकिन ईश्वर को शायद ये मंजूर नहीं थी। एक समय जब पाई की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका बोट एक टापू के तट पर होता है। पाई उस टापू पे उतरता है और कुछ जंगली पौधे खाता है और आगे जाता है। कुछ दूर जाकर पाई देखता है कि उस टापू पे लाखों नेवले रहते थे। उसके बीच जंगल में एक मीठे पानी का तालाब दिखाया जाता है, जहाँ पाई जी भरकर पानी पीता है और नहाता है। वहाँ रिचर्ड पार्कर भी नेवले को खाकर अपना पेट भरता है। रात होते ही पाई एक पेड़ पे रात गुजारने का इंतजाम कर रहा होता है, तो वो देखता है कि सारे नेवले पेड़ पर चढ़ रहे हैं और रिचर्ड पार्कर भी बोट पे चला जाता है। पाई को कुछ समझ में नहीं आता। रात में जब पाई की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो टापू पानी में डूब चुका है और वहाँ पर सारी मछलियाँ मरी हुई है और गल रही है। तभी पाई को उस पेड़ में एक फल मिला। उस फल को जब वो खाने के लिए आगे बढ़ता है तब उसमें से उसे एक दांत दिखाई दिया। दरअसल वो एक आदमखोर आइलैंड था। उस आइलैंड में रात को पानी एसिड में बदल जाता था, इसीलिए वहाँ सारी मछलियाँ मरकर गल जाती थी और इसी वजह से सारे नेवले रात को पेड़ पर चढ़कर रात गुजारते थे। अगले दिन सुबह पाई बहुत सारी सब्जी, पानी और रिचर्ड पार्कर के लिए बहुत सारे नेवले रख देता है, क्योंकि उन्हें अब आगे सफर तय करना था। पाई रिचर्ड पार्कर को सीटी बजाकर बुलाता है। अगर वो रिचर्ड पार्कर को इस आइलैंड में छोड़ता तो वो मर जाता, इसीलिए पाई उसे अपने साथ रखता है। इसके बाद वो बहुत लंबा सफर तय करते हैं और फाइनली मेक्सिको के एक तट पे पहुंच जाते हैं। पाई वहां तट पे बेहोश होने से पहले रिचर्ड पार्कर की तरफ देखता है और सोचता है कि रिचर्ड जरूर एक बार पीछे मुड़ के देखेगा, लेकिन वो नहीं देखता और जंगल में चला जाता है। इससे पाई को बहुत दुख पहुंचता है और वो रोने लगता है। वहाँ पर कुछ लोग पाई को देखते हैं और उसे लेके जाते हैं। अब अगले सीन में इरफान खान को फिर से दिखाया जाता है, जो प्रिजन में उस राइटर को ये पूरी कहानी सुना रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ था। अगर मैं उस फ्लोटिंग आइलैंड पे नहीं पहुंचता तो मैं मर जाता, और अगर मुझे वो दांत नहीं दिखता तो शायद मैं उसी आइलैंड पर रुक जाता और मर जाता। लेकिन ईश्वर हमेशा मेरे साथ था, उसी ने मुझे उस आइलैंड पर बचाया और बाद में वहां से मुझे आगे का सफर तय करने की शक्ति दी। इरफान खान और बोलते हैं कि रिचर्ड पार्कर अगर नहीं होता तो शायद मैं वो सफर तय नहीं कर पाता। उसने मुझे एक वजह दी इस सफर को पूरा करने का। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है कि जब तुम किसी को ठीक से अलविदा ना कह पाओ। इरफान खान अपने पिता को थैंक यू कहते हैं कि उनकी सीख की वजह से आज वो सरवाइव कर पाए, और रिचर्ड पार्कर को थैंक यू बोलते हैं कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब राइटर बोलते हैं कि कुछ चीज़ों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, तो इरफान खान बोलते हैं कि उस शिप के हादसे में अकेला मैं ही बचा था।
इसीलिए जापानीज शिपिंग कंपनी ने 2 लोगों को मेरे पास भेजा था, क्योंकि वो लोग इंश्योरेंस कंपनी को कुछ रिपोर्ट देना चाहते थे। मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई, लेकिन उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। हमें कुछ ऐसी बात बताओ जो हम यकीन कर सके। तो मैंने कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाकर उन्हें सुना दी थी और वो लोग मेरी उस कहानी की कॉपी बनाई थी। अभी भी वो मेरे पास है। तो वो उस कॉपी को लेके राइटर को दिखाता है और पूछता है कि कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी। वो बोलता है कि पहली वाली, जिसमें शेर है। वो पूछता है कि क्या आप मुझे ये कहानी लिखने देंगे। इरफान खान बोलते हैं कि क्यों नहीं। और इसके बाद इरफान खान अपनी पूरी फैमिली के साथ उस राइटर को मिलवाता है और यहीं पे ये कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।